गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आपके लिए जो पेपर है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में, जितने भी जैसे आईसीआर में, जेट में हमने 2-3 टॉपिक पढ़ लिया, जैसे जैव उर्वरक, हरी खाद पढ़ लिया। इसके अलावा हमने उर्वरक पढ़ लिया, उर्वरक प्रयोग करने की विधियां पढ़ ली। तो इन सब के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं आज तक, उनके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन आया था वो आया था आईसीआर 2017 के अंदर कि तिहरे सुपर फास्फेट में P2O5 का प्रतिशत है। अब यहाँ पर आप लोग कहोगे कि सर आपने तो तिहरा कुछ लिखा है नहीं, तिहरा सुपर फास्फेट लिखा है नहीं। तो यहाँ पर मैंने आपको लिखाया था सिंगल सुपर फास्फेट एसएसपी, डीएसपी और टीएसपी लिखाया था। ट्राई सुपर फास्फेट यानी कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तिहरा सुपर फास्फेट। तो हिंदी में क्या हो गया, तिहरा सुपर फास्फेट। और तिहरे सुपर फास्फेट में जो फास्फोरस की मात्रा है ये आप लोग बताओगे यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में माल गोदामों में गेहूं के सुरक्षित भंडारण के लिए गेहूं में इष्टतम आर्द्रता अंश है क्रेडिट आधार पर। किसके आधार पर? क्रेडिट। मतलब आपको क्या करना है इसको कि ये जो वर्ड दिए गए हैं इसमें वर्डों में आपको बस घुमाने का काम किया गया है। यहाँ पर माल गोदामों में गेहूं के सुरक्षित भंडारण के लिए गेहूं में इष्टतम आर्द्रता अंश है। ठीक है, तो यहाँ पर इष्टतम आर्द्रता अंश है तो आपको बताना है कि 6 से 8 है, 4 से 6 है, 14 से 16 है या 10 से 12 है। ये इस पेपर को आप अपना टेस्ट मान सकते हो। क्या मान सकते हो? टेस्ट मान सकते हो। और आप तक ये क्वेश्चन पहुंचाने का मेरा प्रमुख उद्देश्य है कि सर आप इस प्रकार क्यों बता रहे हो हमें। तो मैं थोड़ा सा आपको पेपर सॉल्यूशन करवा रहा हूँ और सॉल्यूशन आपको करना है, मैं आपको पेपर समझा रहा हूँ। ठीक है, किस प्रकार से पेपर आता है और कैसे, इसका आंसर मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगा पूरा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके आंसर बताने हैं कमेंट करके। ठीक है, निम्न चारा फसलों में से कौन सी फसल नाइट्रोजन सिंचित करती है? क्या करती है? सिंचित करती है। क्या करती है? सिंचित। मतलब आपको क्या करना है इसमें कि नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करने वाली कौन सी फसल है इसमें से ये बताना है आपको। ठीक है, जैसे बरसीम हो गया, ओट हो गया, सोरगम हो गया, बाजरा हो गया। ठीक है, मैं ऑप्शन बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। लिखा हुआ नहीं समझ में आए तो ऐसे जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान देना। बरसीम हो गया, ओट हो गया, सोरगम हो गया और बाजरा हो गया। इसके बाद में सिंचाई के साथ साथ उर्वरकों का प्रयोग कहलाता है। सिंचाई के साथ साथ उर्वरकों का प्रयोग क्या कहलाता है ये बताना है आपको। माइक्रोजेट कहलाता है, केमिगेशन कहलाता है, विलियन कहलाता है या फर्टिगेशन कहलाता है। ये चीज आपको बतानी है। यहाँ पर निम्न में से एक जैव उर्वरक है। निम्न में से एक जैव उर्वरक के बारे में बताना है कि जैव उर्वरक किसमें पाया जाता है। ये जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं, जैसे निम्न में से जैव उर्वरक है, वर्मी कंपोस्ट है, FIM है, फार्म यार्ड मैन्यूर। ठीक है, एजेटोबैक्टर है, जैव गैस स्लरी। ठीक है, इनमें से कौन सा एक जैव उर्वरक है उसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद में वर्मी कंपोस्ट किसका उपयोग करके बनाए जाते हैं? वर्मी कंपोस्ट किसका उपयोग करके बनाया जाता है? मतलब यहाँ तक जो क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे, वो सारे के सारे आईसीआर 2017 में आया था ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, अब देख लो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। किस प्रकार क्वेश्चन बन रहे हैं? उन्हीं जो मैंने आपको पढ़ाया है उन्हीं में से क्वेश्चन बन रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसकी लैंग्वेज कैसी आती है और लैंग्वेज के आधार पर आपको क्या करना है, आंसर देना है। अभी देखना हम थोड़ा से और भी क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें आपको अपनी मेंटल एबिलिटी के आधार पर आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में आपको वर्मी कंपोस्ट किसका उपयोग, कीट, केंचुए, गुल्ले के कर्मी और कर्णतक किसके द्वारा इसका उपयोग करके वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है? स्वपरागित फसलें हैं। अब इनमें से स्वपरागित फसलें बताना है। गेहूं व धान है, मक्का व आलू है, मक्का व मटर है, गेहूं व मटर है। मैंने आपको लिखवा दिया था ये कि स्वपरागित फसलें कौन सी होती हैं। फिर इसके बाद में आगे देखो 8वां क्वेश्चन MOP है। MOP क्या है इनमें से बताना है कि MOP जो है K2O है, KCl है, KNO3 है या K2SO4 है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको साफ साफ। ठीक है, इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, जलीय फर्न एजोला का उपयोग किस रूप में होता है?
किस रूप में होता है? जैव उर्वरक के रूप में, जैव नाशक जीवनाशी के रूप में, जैव ऊर्जा के रूप में, जैव उत्प्रेरक के रूप में। किस रूप में यहाँ पर ये क्या होता है? इसका एजोला फंड का जो उपयोग होता है उसके बारे में आपको बताना है। क्लियर है? फिर इसके बाद में पादप नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन आया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ये पादप नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है यूरिया के रूप में ग्रहण करते हैं, डीएपी के रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, या नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। किस रूप में ग्रहण करते हैं यह आपको बताना है कि किस रूप में ये पादप पोषक तत्व है इसको नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। फिर इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका डीएपी में नाइट्रोजन प्रतिशत है। डीएपी में नाइट्रोजन प्रतिशत है। अब डीएपी में नाइट्रोजन प्रतिशत बताना है, 9% है, 18%, 36% और 46% है। ठीक है, तो ये बताना है आपको कि डीएपी में नाइट्रोजन प्रतिशत है। ये 2014 में भी आया था आईसीआर में, और ये आया था 2012, 14 व 12 में, दोनों साल आया था, एक साल छोड़कर एक साल वापस से। उसमें जो ये ऑप्शन था उसमें 2012 के अंदर ऑप्शन ये चेंज हो गया था कि 46 की जगह 42% आया था यहाँ पर ऑप्शन। ठीक है, और बाकी ऑप्शन ऐसे कैसे थे, बिल्कुल ऐसा कैसे क्वेश्चन रिपीट हुआ था ये। ठीक है, तो ये आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 11 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो मैं इसको हटा देता हूँ। ये मान लो आपका टेस्ट पेपर है, जितना भी आपने पढ़ाई की है इतने दिनों में उसका टेस्ट पेपर है। अब देखो, जैव नाइट्रोजनीकरण, या फिर इसका जो दूसरा नाम हो सकता है जैविक नाइट्रोजनीकरण। कौन सा क्वेश्चन है? 12वां, जैविक नाइट्रोजनीकरण है। बस ये क्वेश्चन आया था, जैविक नाइट्रोजनीकरण है। क्या है जैविक नाइट्रोजनीकरण? अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण, अमोनिया का नाइट्रोजन में ऑक्सीकरण, ठीक है, अमोनिया का नाइट्रेट में, नाइट्रोजन नहीं नाइट्रेट है, नाइट्रेट में ऑक्सीकरण, और अमोनिया का नाइट्रोजन में ऑक्सीकरण, वो तो दूसरा ऑप्शन आ जाएगा बी, अमोनिया का नाइट्रोजन में ऑक्सीकरण। ठीक है, फिर इसके बाद में सी जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका होगा, सी ऑप्शन है अमोनिया का नाइट्रेट में अपचयन, अमोनिया का नाइट्रेट में अपचयन, और डी जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका नाइट्रोजन का नाइट्रेट में अपचयन, नाइट्रोजन का नाइट्रेट में अपचयन। का नाइट्रेट में अपचयन क्या हो जाएगा रे? नाइट्रोजन का नाइट्रेट में अपचयन। देखो, अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण, अमोनिया का नाइट्रोजन में ऑक्सीकरण, और यहाँ पर अमोनिया का नाइट्रेट में अपचयन और नाइट्रोजन का नाइट्रेट में अपचयन। ये मैंने आपको जब जैव उर्वरक पढ़ाया था तब बताया था मैंने आपको, तो आपने यदि लगातार क्लास ली है तो आपको पता होगा, वरना अन्यथा क्या पता होगा। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है, नाइट्रोजन की निष्कालन शक्ति किस रूप में अधिक होती है? नाइट्रोजन की निष्कालन शक्ति, किस रूप में अधिक होती है? ऑप्शन है आपका, जैसे क्वेश्चन आए हुए हैं वैसे वैसे मैं ऑप्शन बना रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अमोनिया नाइट्रेट, पहला ऑप्शन अमोनिया,
दूसरा है बी ऑप्शन है नाइट्रेट, सी ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन, और डी ऑप्शन है आपका घोल। ठीक है, घोल के रूप में। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हो गए। अमोनिया के रूप में ज़्यादा होती है या कम होती है, नाइट्रेट के रूप में ज़्यादा होती है या कम होती है, नाइट्रोजन के अंदर या घोल के रूप में, किस रूप में, ये आपको बताना है। फिर आगे क्वेश्चन डालते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन होगा, जैविक घटकों का अर्थ है। जैविक घटकों का अर्थ है, जैविक घटकों का अर्थ है। यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन रहेगा, उद्योगों द्वारा उत्पन्न गैस, उद्योगों द्वारा उत्पन्न गैस। बी जो ऑप्शन रहेगा वो है आपका नाइट्रोजन की कमी वाली मृदाएं, नाइट्रोजन की कमी वाली मृदाएं। सी ऑप्शन रहेगा, सी ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन, और जो डी ऑप्शन रहेगा जीवित जीव। अब आपको इसमें से बताना है जैविक घटकों का अर्थ होता है, जैविक घटक कौन से होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसके लिए। ठीक है, अगला है, निम्न में से किसका उपयोग हरी खाद के रूप में किया जाता है। 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग हरी खाद के रूप में किया जाता है। ठीक है, पहला ही जो ऑप्शन है वो है क्रोटोलेरिया जुन्सिया। बी ऑप्शन है वो है आपका क्रोटोलेरिया जुन्सिया हो गया, फिर से एजोला। ठीक है, इसके बाद में सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन होगा आपका जो, और डी ऑप्शन है एजेटोबैक्टर। ठीक है, इसके बाद में जो 16वां क्वेश्चन है वो आपका रहेगा, 16 क्वेश्चन लिख सकते हो आप आराम से इसको। भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप, भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन सी फसलों की उत्पादन व उत्पादकता सर्वाधिक है। देखो, क्वेश्चन शानदार पूछा गया है। इसमें क्वेश्चन में ऑप्शन जो बन रहे हैं वो है, ऑप्शन कौन कौन से हैं आपके, गेहूं व चावल। बी जो ऑप्शन है गेहूं व तिलहन। सी ऑप्शन रहेगा आपका गेहूं व दलहन।
ठीक है। और डी ऑप्शन रहेगा आपका, डी लास्ट ऑप्शन है आपका चावल व दलहन। मैंने क्वेश्चन बता दिया आपको अच्छे से कि क्या है, किसकी उत्पादकता ज़्यादा है, किसका उत्पादन ज़्यादा है। मैंने दूसरे तरीके से बताया, थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है और इसी में आप घूमकर रह जाते हो और कहोगे फिर कि सर ये तो पढ़ाया ही नहीं था आपने। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन वही आते हैं जो आप पढ़ते हो, लेकिन थोड़ा सा पूछने का जो तरीका है वो अलग हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सहजीवन में शामिल है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सहजीवन में क्या है, सहजीवन में कहाँ गया क्वेश्चन, निम्न में कौन सा सहजीवन में शामिल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पर एजेटोबैक्टर, यहाँ पर एजोटोबैक्टर आ जाता है तो भी ठीक है, एजेटोबैक्टर है तो भी ठीक है। ठीक है, इसके बाद में आपका है राइजोबियम, सी ऑप्शन है आपका बीजीए, इसको तो आप जानते ही हो बीजीए को तो। ठीक है, और चौथा जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका, क्या होगा यहाँ पर, पीएसबी। ये ऑप्शन आए हुए हैं, ऐसे कैसे क्वेश्चन आया हुआ है ये। ठीक है, इसके बाद में 18 नंबर का क्वेश्चन है। 18 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में से नाइट्रोजन का सबसे सस्ता स्रोत है। निम्न में से नाइट्रोजन का सबसे अच्छा स्रोत है। नाइट्रोजन का सबसे अच्छा स्रोत है, सॉरी सस्ता बोल सकते हो, सस्ता है, अच्छा नहीं है, सस्ता स्रोत है। ठीक है, अच्छा ही आता है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन है यूरिया, बी ऑप्शन है यहाँ पर, बी ऑप्शन है अमोनियम सल्फेट, और सी ऑप्शन है यहाँ पर अमोनियम सल्फेट, सोडियम नाइट्राइट, और डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इनके आंसर आपको बताने हैं। ठीक है, इसके बाद में 19वां क्वेश्चन है, वो है आपका, वह उर्वरक जो एक ही पादप को पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, एक ही पोषक तत्व पादप को उपलब्ध कराता है, वह उर्वरक जो पादप को एक ही पोषक तत्व उपलब्ध करवाता है। अब आपका ध्यान क्लासिफिकेशन में गया होगा उर्वरकों का। अब इसका पहला ऑप्शन है वो है, ध्यान से देखना है इसको कि कौन सा है, मिश्रित उर्वरक है, मिश्रित उर्वरक है, बी है, बी कौन सा है, बी है सर्वश्रेष्ठ उर्वरक, सर्वश्रेष्ठ उर्वरक, सी है आपका, सी ऑप्शन रहेगा यहाँ पर, सी ऑप्शन है संतुलित उर्वरक, और डी ऑप्शन रहेगा यहाँ पर आपका प्रत्यक्ष उर्वरक।
अब आपको इन शब्दों के अर्थ निकालने और उसके आधार पर आपको आंसर देना है कि इसका संतुलित का क्या अर्थ होता है, सर्वश्रेष्ठ का, मिश्रित का क्या अर्थ होता है, मिश्रित किसे कहते हैं, मिश्रण बनाएंगे तो मिश्रित हो जाएगा, और मिश्रण नहीं बनाएंगे तो वो क्या रहेगा, सिंपल रहेगा। ठीक है, इसके आधार पर आपको क्या करना है, इसका आंसर देना है। यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको ये क्लास इसलिए अवेलेबल करवा रहा हूँ, क्वेश्चन इसलिए अवेलेबल करवा रहा हूँ ताकि आप एग्ज़ाम के पैटर्न को समझते हुए अपनी स्टडी जारी रखो। ठीक है, इसके बाद में कितने क्वेश्चन हो गए, 19 क्वेश्चन हो गए। 20 क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस नाइट्रोजन युक्त उर्वरक में प्राथमिक पोषक तत्व की तुलना में द्वितीयक पोषक तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है। अब ये 20वां क्वेश्चन ये GATE 2020 में आया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, निम्न में से किस नाइट्रोजनी उर्वरक में प्राथमिक पोषक तत्वों से ज़्यादा द्वितीयक पोषक तत्व की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर उर्वरकों के नाम है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर क्या है, पहला है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। दूसरा है बी ऑप्शन, जिसे कैन खाद भी कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अमोनियम सल्फेट। सी ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन है यहाँ पर अमोनियम सल्फेट हो गया, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। ठीक है, इसके बाद में डी ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन है यूरिया। अब आपको यहाँ पर बताना है कि किसमें प्राथमिक पोषक तत्व मतलब NPK के से अधिक कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व है या द्वितीयक पोषक तत्व है, उनकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। अब आगे अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो है आपका, निम्न में से किस वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा फसलीय पौधों को कुछ वांछित पोषक तत्वों से समृद्ध किया जा सकता है। निम्न में से किस चलो इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ये उतार लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कुछ भी, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। निम्न में से किस वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा क्या है, फसलीय पौधों को कुछ वांछित पोषक तत्वों से समृद्ध किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है फसल सुरक्षा। पहला जो ऑप्शन रहेगा वो रहे फसल सुरक्षा। बी ऑप्शन रहेगा यहाँ पर फसल सुरक्षा हो गई बायोसिंथेटिस या सिंथेटिस। ठीक है, और
बायो फर्टिफिकेशन, सी ऑप्शन है बायो फर्टिफिकेशन, ये जेड 2020 में आया था फर्टिफिकेशन, और बायो रेमडिएशन, डी ऑप्शन है बायो रेमडिएशन, ये रेमडिएशन, ठीक है। ये 4 ऑप्शन हो गए इसके। फिर इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो है, आपको इसका आंसर देना है बहुत अच्छी तरह से, सोच समझ के आंसर देना है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। बोरिंग लग रही होगी क्लास कि कुछ समझाया भी नहीं जा रहा है, बस क्वेश्चन लिखाया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। देखो, निम्न में से कौन सा मुक्त जीवित नाइट्रोजन फिक्सेसिंग माइक्रोवेव नहीं है? निम्न में से कौन सा मुक्त जीवित नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब नहीं है, ये भी जेड 2020 में आया था। यहाँ पर एजेटोबैक्टर राइजोबियम, कौन सा क्वेश्चन है 22वां, एजेटोबैक्टर, दूसरा है बी है राइजोबियम, सी है आपका एजेटोबैक्टर राइजोबियम नोस्टॉक, और आपका डी है नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब नहीं है, ठीक है। नोस्टॉक और बिजरेंकिया। इसके बाद में 23वां रहेगा आपका क्वेश्चन, वो है निम्न में से कौन सा पोषक तत्व धन आयन और ऋण आयन के रूप में ग्रहण किया जाता है? निम्न में से कौन सा पोषक तत्व धन आयन व ऋण आयन के रूप में ग्रहण किया जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी ऑप्शन है फास्फोरस, सी ऑप्शन है मोलिब्डेनम और डी ऑप्शन है आपका पोटास, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन। इसके बाद में आगे क्वेश्चन है कि सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर का अंश, 24वां क्वेश्चन है कि सिंगल सुपर फास्फेट SSP में सल्फर का अंश है, ठीक है। तो अंश है यहाँ पर है, ऑप्शन आएगा 24, 12, 18, 21, 24, 12, सी 18 और डी 21% है, ठीक है। ये 24 क्वेश्चन हो गया आपके। इसके बाद में एक क्वेश्चन और है, वो भी आपके क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने जितने भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन करवाए हैं वो सारे के सारे आए हुए हैं, ठीक है, एग्जामों में आए हुए हैं कि निम्न में से कौन सा उर्वरक भारत आयात करता है, ठीक है, आयात करता है। पहला है नाइट्रोजनी उर्वरक, बी है फास्फोरिक,
सी है पोटासिक और डी है जिंक। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन आए हुए हैं। ये टोटल 25 क्वेश्चन हैं। और भी कलेक्शन हैं, उसको मैं अगले क्लास में या फिर आपको वैसे टेस्ट के ज़रिए आपको पहुंचा दूंगा कि जब टेस्ट लगेगा तब आप क्या करोगे। ठीक है, तो उस समय कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो वो नए क्वेश्चन भी होंगे उसमें, कुछ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी होंगे। ये आपको मैंने अवेलेबल करवाए हैं। इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कीजिए और इन क्वेश्चनों के आधार पर अपनी स्टडी जारी रखिए। ठीक है, तो इस आधार पर आप तैयारी करते रहिए, मौज करते रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं।